अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा था जो कि एक बुक में से लिया गया है रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ एज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल इन बैंक्स, और ये खालिद हुसैन साहब ने लिखा था। ही इज़ अ वेरी रिनोन्ड बैंकर। अच्छा, इसमें जो बताई गई हैं चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसको डिटेल में तो हम इतनी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रीफली जो इसका एक क्रक्स है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या बात की हुई है। बेसिकली ये एक बुक पब्लिकेशन है, ऑडिट इन बैंक्स और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान की तरफ से। उसमें ये उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन थी। उन्होंने लिखा है इसके बारे में। ही हिमसेल्फ इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अलाइड बैंक, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे। तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना, इसको पढ़ना, ये मतलब ये एक क्वालिटी एडिशन होगा इन द जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक ऑडिट में हमने की। और ये याद रहे कि ये विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग है, तो इसमें हमारा जो ऑडिट का पर्सपेक्टिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या बात की गई है, किन किन एरियाज को कवर किया गया है, देख लेते हैं। सबसे पहले चैलेंजेस की बात है। चैलेंजेस टू द प्रेजेंट डे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब उस पर्सपेक्टिव में जब ये लिखा गया आर्टिकल, और इसमें मतलब ये मोर और लेस चीज़ें अभी तक भी वही वैसे ही प्रिवेल हैं। अभी थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट आई है बाय द टाइम, लेकिन स्टिल देखते हैं कि चैलेंजेस क्या थे उस वक्त और अब में क्या सिचुएशन है। अच्छा, द एक्सटेंट एंड रेपिडिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द बैंक्स इज ऑल मैनिफेस्ट। उस वक्त भी और अभी भी, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है और जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग की तरफ दुनिया मूव कर रही है, when organizations grow in size, structure and operations, there has to be a corresponding increase in the degree of decentralization of powers and decision making process। because देखो, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। एक सेंट्रली कंट्रोल्ड होती हैं और एक डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन का की ग्रोथ होती है तो ये एक हेड ऑफिस के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो सेंट्रली सब सब जो ब्रांचेस हैं उनको मैनेज करे। तो डिसेंट्रलाइजेशन उस वक्त ज़रूरी हो जाती है। तो यही यहाँ पे भी बताया गया है कि जैसे जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो होती है तो डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है और ये बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए आप जब आपको साथ साथ पावर डिसेंट्रलाइजेशन और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको भी डिसेंट्रलाइज करना होता है। एंड विद एवरी यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज अ नीड फॉर ग्रेटर कंट्रोल सिस्टम। ऑब्वियसली हेड ऑफिस में या सेंट्रलाइज सिस्टम होने का पर्पज ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीज होती है तो उसका मतलब ये है कि कंट्रोल अब आपके हाथ से निकलकर उस ब्रांच में बैठे एम्प्लॉय के हाथ में चला गया है। तो इस केस में फिर ये अपने सिस्टम्स को, कंट्रोल सिस्टम को जो है वो इंश्योर करना कि वो ठीक हों, ठीक से काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो प्रॉपर रहे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिस लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स मेक्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स ऑल मोर एविडेंट। तो ये एक तरह से बताया गया है, ये जो आर्ग्यूमेंट देके, कि ये फिर ऑडिटर्स होते हैं जो फिर इंटरनल कंट्रोल एक्सरसाइज कराते हैं, और वो ऑडिटर्स होते हैं जो डिफरेंट ब्रांचेस में फील्ड वर्क करते हैं, जाते हैं और देखते हैं जाके कि क्या वहाँ पर काम ठीक हो रहा है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो ठीक ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये बेसिकली इसमें बात की गई है। फिर देखो, द जनरल डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ स्टाफ। फिर इसमें उन्होंने पर्सपेक्टिव में क्वालिटी ऑफ स्टाफ के बारे में बात की है। वो कहते हैं कि द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ये होता है कि नजरिए ज़रूरत, कि अभी हमें ये ज़रूरत है, ये अभी ये ज़रूरी है काम करना, हमें अपना काम निकालना है, तो एंड्स कैन जस्टिफाई मीन्स, तो आप कर लें हायर। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है बैंक्स में जो है आपको नंबर ऑफ स्टाफ पूरा करना हो, तो आप अभी हायर कर लें किसी को, तो बाद में देखी जाएगी। बात ये होती है कि जब डॉक्ट्राइन और नेसेसिटी के थ्रू, क्योंकि रैपिड एक्सपेंशन हो रही है ना, आपको ब्रांच में खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो ब्रांच में आपको बंदे चाहिए काम करने के लिए, तो आपको जो मिलता है बंदा आप उसे हायर कर लेते हैं। तो बात उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि क्वालिटी ऑफ स्टाफ, इससे जो क्वालिटी है ना वो उसकी इम्पैक्ट होती है एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी। जो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हायरिंग कर रही होती हैं, क्योंकि जब एक लेवल पे, जैसे यूटी लेवल के पे, तो आप किसी भी बंदे को, किसी भी ग्रेजुएट को आप हायर कर लें, लेकिन अगर उसमें पोटेंशियल नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो जब मैनेजरियल सीट्स आती हैं तो उनको फिल अप करने के लिए यू डोंट हैव एनी अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, तो फिर आपको बाहर से ढूंढना पड़ता है कोई डिजायरेबल कैंडिडेट। इसमें दो एस्पेक्ट आ सकते हैं। एक तो ये कि आपने हायरिंग ठीक नहीं की, इनकॉम्पिटेंट बंदे को हायर कर लिया। दूसरा ये कि आपने हायर तो कॉम्पिटेंट बंदे को किया, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, जिसकी वजह से वो इस काबिल नहीं है कि जब मैनेजरियल पोजीशन ऑफर होती है तो वो उस पर वहाँ पर आप उसको फिट कर सकें। फिर द जनरल डिक्लाइन इन द सोशल मॉरल वैल्यूज़, ये हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। जनरल डिक्लाइन इन द सोशल मॉरल वैल्यूज़ की बात में क्या के बारे में वो कहते हैं कि डाइवर्टेड ह्यूमन अटेंशंस आर लाइकिंग फॉर शॉर्टकट्स, जनरल एम्बिशंस टू गेट रिच क्विकली। ये सोसाइटल वो है ना, इंक्लिनेशंस हैं। नॉट ओनली अफेक्ट द एफिशिएंसी एंड आउटपुट एडवर्सली, कोई भी लंबा रूट लेके काम नहीं करना चाहता, हर कोई शॉर्टकट की नज़र में होता है कि स्मार्ट वे, कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। लेकिन बात यह है कि हार्ड वर्क करके ही आपकी एक्सपर्टीज इस लेवल पे पहुंचती है कि आप ऑटोमेटिकली स्मार्ट वर्क करने लग जाते हैं।
तो ये सारे फैक्टर वो ऑथर बताता है कि ये भी एक 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 इम्पैक्ट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि जो मिसहैप्स, फाइनेंशियल मिसहैप्स का सबब बनते हैं। तो ट्रेनिंग देना एक एम्प्लॉय को जिसको आप हायर करें कि उसके सामने एक कैश काउंटर में ढेरों कैश पड़ा है और वो अपनी जो एक इनर एक डिज़ायर है मतलब उसको कंट्रोल करे और कैसे वो ऑनेस्टली उस उसमें बैठ के वो अपना काम भी साथ-साथ करे विदाउट एनी मिसहैप और इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए बगैर। तो ये भी एक चैलेंज है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द रोल ऑफ ऑडिटर्स बिकम्स वेरी पॉइंटेड, यानी कि फिर ऑब्वियसली इस सर्कमस्टांसेस में भी कैश काउंटर में भी जो ऑडिटर्स हैं वो दे प्ले देयर रोल। राइजिंग एक्सपेक्टेशंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ द कस्टमर। अब जो ऑथर है बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू, पहले उसने स्टाफ के पर्सपेक्टिव से बात की, उसने ओवरऑल बैंक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात की, उसने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात की, अब वो कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है कि टुडेज द कस्टमर्स ऑफ द बैंक्स आर कॉन्शियस एंड नॉलेजेबल पीपल। ऑब्वियसली लिटरेसी लेवल हैज इंक्रीज्ड, लिटरेसी से भी ज़्यादा जो एक्सपोजर है ना, इवन एक वो बंदा जिसने जो पढ़ा लिखा इतना नहीं है उसका भी एक्सपोजर टेक्नोलॉजिकली चीज़ों से इतना ज़्यादा है, ही नोज द थिंग्स। तो people, your customers, they know their rights and obligations. They also have a choice to move to any bank. साथ साथ बैंक्स हैं, एक बैंक में सर्विस ठीक नहीं मिली तो वो दूसरे बैंक में स्विच कर जाएगा। They are also sensitive, they want flawless service and they also want protection of their funds. Obviously बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है ये ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, शायद आपने ये नाम सुना हो पहले भी। ट्रस्ट का एतमाद का रिश्ता होता है, क्योंकि जहाँ पे फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व होता है वहाँ पे ट्रस्ट का फैक्टर जो होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। They have access, यानी customers have access to the highest quarters for the redress of their grievances। जैसे वफाकी मुहतसिब है, कोई मसला हो बैंक के साथ तो स्टेट बैंक के पास जाएं और कंप्लेन करें तो स्टेट बैंक जो है वो फाइन इम्पोज कर देता है कंप्लेंट्स पे, अगर कंप्लेंट्स सॉर्ट आउट नहीं होती। बैंक्स में कंप्लेंट हैंडलिंग डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। Thus, in order to keep customers satisfied and to ensure first-class service to them, auditors have to become more and more effective. तो फिर ऑडिटर जब सर्विस क्वालिटी का ऑडिट हो या फिर कैश ऑडिट हो या फिर अकाउंट्स का ऑडिट हो, their role is very important in the bank. फिर देखो eroding confidence. The auditors have to watch out and ward off all the possibilities. उनको ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना है बल्कि उनको उसको किल करना है, ऐसी और सब तमाम पॉसिबिलिटीज जो एग्जिस्ट करती हैं और जो ऐसे इंसिडेंट्स या फाइनेंशियल मिसहैप्स की तरफ लेके जाए, किसी भी कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो उसको ऑडिटर ने उधर ही उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसको ख़त्म करना होता है। उसकी वजह ये होती है कि इससे ना एक बैंक का नुकसान तो होगा, जो फाइनेंशियल नुकसान है वो तो होगा, लेकिन बैंक का इमेज भी टार्निश होगा, बैंक से लोगों का एतमाद भी खत्म हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो राइजिंग कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इन बैंक्स आर कंटिन्यूसली राइजिंग। इन दिस सिचुएशन द ऑडिटर्स हैव टू चेक एंड इवैल्यूएट दैट द एफिशिएंसी एंड आउटपुट, कि आप कॉस्ट बढ़ाई जाए लेकिन जो ब्रांच आपने खोली है, ब्रांचेस आप खोलते जाएं लेकिन उसकी एफिशिएंसी नहीं है, वो आउटपुट नहीं दे पा रही, वो डिपॉजिट नहीं ला पा रही, तो ऐसी ब्रांचेस जो कि कॉस्ट आपकी बढ़ा रही है उनको खोलने का फिर क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो ऑडिटर्स हैं वो ये चेक करते हैं कि क्या ये जो कॉस्ट आपने इंकर की है ऑपरेशनल कॉस्ट, क्या ये ब्रांच उसके मुताबिक इतना फ़ायदा दे पा रही है, क्या इसका जो प्रॉफिट है या जो इसके डिपॉजिट्स हैं वो इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो कैसी है, मतलब ये चीज़ें वो फिर इवैल्यूएट करते हैं और फिर सर्टेन करते हैं कि क्या इस ब्रांच को खुला भी रहना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए। तो ये भी चीज़ होती है। फिर देखो ये दूसरा एस्पेक्ट है जो इस आर्टिकल में कवर किया गया है कि रोल एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स का रोल क्या है, ऑडिटर्स के फंक्शंस क्या हैं इन अ बैंक। पर्टिकुलरली देखेंगे आप अगर, तो ये बात हो रही है बैंक्स के पर्सपेक्टिव में कि बैंक्स में ऑडिटर्स का क्या रोल है। तो इसने इस आर्टिकल में जो ऑथर है उसने 4 एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है। वो ये कहता है कि ये जो 4 एरियाज़ हैं इनमें जो है बेसिकली ऑडिटर का रोल है, ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो अपना काम वो कंडक्ट करेगा, वो अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो कंडक्ट करेगा। अब देखते हैं कि वो क्या क्या है। सबसे पहले देखो ऑडिट है ऑपरेशंस का। ऑपरेशंस में क्या है, ऑपरेशंस में सबसे पहली चीज़ हमने देखना है कि जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, जो एसओपीज बने हुए हैं, क्या वो प्रॉपर एक्सरसाइज हो रहे हैं। क्या वो देखता है कि जो इवैल्यूएशन करता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी वाउचर्स हैं वो प्रॉपर हैं। वो देखता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर देख रहा है तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरी ब्रांच के अंदर चेक कर रहा है, ओवरऑल चेक कर रहा है, तो दैट इज उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट होंगे। फिर उसमें देखा जाएगा कि क्या ब्रांच के डिपॉजिट्स की क्या सूरत हाल है, ब्रांच में जो सारे एसओपीज हैं वो फॉलो होते हैं या नहीं। तो इट डिपेंड्स कि किस चीज़ का ऑडिट किया जा रहा है। मैनेजमेंट ऑडिट भी होता है, डिपार्टमेंट वाइज ऑडिट भी होता है, ओवरऑल एक ऑडिट रेटिंग निकलती है फिर बैंक की।
फिर देखो दो दो तरीकेकार होते हैं। एक तरीकाकार तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच होती है। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच में ऑडिटर क्या करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट, और वो देखता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ब्रांच में अगर वो जा रहा है, किसी डिपार्टमेंट में वो जा रहा है, या तो वो ब्रांच की एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा या वो डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। क्योंकि बैंक में एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम दो डिपार्टमेंट कम अज़ कम मौजूद होते हैं, सेल्स का और एक ऑपरेशन का डिपार्टमेंट तो लाजिम मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद होता है इसके बाद जो है दूसरी जो चीज़ है वो फंक्शनल अप्रोच है। फंक्शनल अप्रोच में वो क्या देखता है कि जो कोई भी एक्टिविटीज़ जो उस डिपार्टमेंट में परफॉर्म की जा रही हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू द एसओपीज़ हैं या नहीं? क्या वो सारी ठीक ठीक चल रहे हैं काम या नहीं ठीक चल रहे? तो ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल्स में क्या चीज़ आ जाती है, वो देखता है कि फ्रॉड को कोई अगर कोई हो तो उसे डिटेक्ट करता है, कोई एरर हो तो उसे डिटेक्ट करता है। वो देखता है कि क्या सेल्फ जो रेगुलेटरी है इंटरनल कंट्रोल, या मतलब किस तरह से ये लोग इसे कंडक्ट करें। कंप्लायंस करता है, टेस्टिंग डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी थी वो अप्लाई की जाती हैं। कोई एडिशनल प्रोसीजर्स अगर रिक्वायर्ड हों वो किए जाते हैं। फाइनेंशियल लॉस की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको मिनिमाइज़ करने के जो एसओपीज़ है वो भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और इसके अलावा टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट को फिर वहाँ से लेकर दी जाती है। ठीक है, और अगर कहीं पे ब्रांच को ज़रूरत है कि वो कि किस तरह से कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, कोई टेक्निकल सॉर्ट ऑफ, तो उसमें हेल्प आउट किया जा सकता है उनको। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये तो फाइनेंशियल कंट्रोल की गाइडलाइंस होगी, और देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये तो मैंने कुछ का ज़िक्र किया, देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स जिसमें वो अपना रोल प्ले करता है ऑडिट, बिकॉज़ ऑडिट जो है इज़ अ बिग मतलब एक एक बड़ी डोमेन है जिसमें ऑडिटर को काम करना होता है। तो ये सारी की सारी। उसके बाद दूसरी जो बात है वो ऑडिट ऑफ एसेट्स है। ऑडिट ऑफ एसेट्स में भी देखा जाता है कि सिस्टम ऑफ कंट्रोल कैसा है, और ये भी देखा जाता है कि जो एसेट्स हैं जो रिकॉर्ड में मौजूद हैं, क्या वो फिजिकली भी मौजूद हैं, क्या वो उनको उनकी उनकी जो स्टेटमेंट है वो मतलब क्या वो उनको जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, या जो उनकी उनकी रिकॉर्डिंग है वो किस प्राइस पे हुई हुई है, क्या वो उनकी सेफ गार्ड का प्रॉपर बंदोबस्त किया गया है। और इसी तरह लाइबिलिटीज़ को देखा जाता है, क्या वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड हैं, क्या वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड हैं फॉर हैं, द लाइबिलिटी साइड में नज़र आ रही हैं वो, ये चीज़ें देखी जाती हैं। फिर ऑडिट ऑफ सिस्टम है। ऑडिट ऑफ सिस्टम में क्या देखा जाता है कि इफेक्टिवनेस, इसमें भी ऑब्वियसली कंट्रोल को ही मॉनिटर किया जाता है। फिर वो कहता है कि देखिए, मैन मेड सिस्टम्स आर नेवर परफेक्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ऑडिटर का ये काम होता है कि वो प्रोब करता है कि क्या सिस्टम जो है वो फॉलो हो रहे हैं, और उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। तो ही वर्क्स एज अ वॉच टावर टू ब्रिंग टू लाइट द शॉर्ट कमिंग्स इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। वो ये चीज़ें सारी देखता है, और कहीं कोई इंप्रूवमेंट अगर सजेस्ट कर सकता हो तो वो करता है। तो ये बेसिकली इसका काम होता है। फिर अगर पर्सोनल की बात की जाए तो वो हमेशा ऑडिटर ये इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो प्रोफेशनली या जो है वो प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हैं, उनका लाइफ़स्टाइल क्या है, वो किस तरह से सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को। तो ये बेसिकली चीज़ें होती हैं। यानी कि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट है वो ये होते हैं कि कोई भी अगर मिसहैप अगर पॉसिबल हो सकता है, प्रोबेबल हो सकता है, तो उसको डिटेक्ट किया जाए। अगर कोई ऑलरेडी हो गया है तो उसको डिटेक्ट किया जाए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन या चांसेस नज़र आ रहे हैं तो उसको भी टाइमली फोरकास्ट किया जाए। अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन है तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी और प्रोएक्टिव मेजर्स भी, यानी कि बोथ साइड्स पे वो काम करता है। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बैंक्स एंड द बैंकिंग पब्लिक, to provide timely and accurate reporting of information, to enable the corrective actions and to affect improvement wherever possible। तो ये बेसिकली ओवरऑल सी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिकल हम लोगों ने अभी डिस्कस की कि एक बैंक में क्या-क्या सिनेरियोज़ हैं। फिर कुछ स्ट्रेटजीज़ का ज़िक्र हुआ है कि अगर एक ऑडिटर है, उसने अच्छा ऑडिट परफॉर्म करना है तो क्या-क्या चीज़ें देखी जाएँगी। क्या-क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी उसमें हो सकती है वो हो सकती है फैक्ट वर्सेस प्रिजम्पशन। फैक्ट वर्सेस प्रिजम्पशन से मुराद ये होता है कि जब एक ऑडिटर अपना ऑडिट स्टार्ट करता है तो वो हर चीज़ को सस्पिशियसनेस से देखता है, हर चीज़ को शक की निगाह से देखता है, और वो अपने शक को फिर क्लियर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शक में हर एक के साथ इस तरह करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। उस शक ये कंस्ट्रक्टिव किस्म का सस्पिशन होता है। इसमें वो हर एक को अपनी सस्पिशन को फिर क्लियर करता है बाद में फैक्ट्स के साथ मैच करके। और यानी कि वो उसकी कोशिश और अप्रोच ये होती है कि अननोन टू नोन की तरफ जाना होता है। अपनी प्रोसीडिंग्स वो कंडक्ट करता है। वो सिर्फ़ प्रिज़म्पशंस पे, सिर्फ़ मतलब सोच पे रिलाई नहीं करता। सिर्फ़ सोच के, खुद सही सोच के गुमान पे रिलाई नहीं करता। वो अपनी जो सोच है और अपनी जो सस्पिशियसनेस है, उसको फैक्ट्स के साथ मैच करता है और अपनी सस्पिशियसनेस को दूर करता है। तो ये बेसिकली बात है। फिर दूसरी स्ट्रैटेजी ये होती है कॉज़ेटिव फैक्टर्स ऑफ फ्रॉड्स एंड फॉर्जरीज़।
देखो हर फ्रॉड का कोई ना कोई कॉज़ होता है, ऐसे तो नहीं होता कि वो ऑटोमैटिकली हो जाए। कोई ना कोई वजह होती है और सब जो वजह हो सकती है ना, उनको आप अगर सम अप करूँ मैं, तो 5 कैटेगरीज़ में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इग्नोरेंस, दूसरे नंबर पे नेग्लिजेंस, तीसरे नंबर पे ओवर कॉन्फिडेंस, चौथे नंबर पे डिफेक्टिव सिस्टम, क्रिमिनल इंटेंशंस, ये हो सकती हैं। जैसे इग्नोरेंस है, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की या लॉज़ की नॉलेज नहीं है। नेग्लिजेंस, आपने केयरलेसनेस शो की, नॉलेज थी भी फिर भी आपने उसे इग्नोर किया। ओवर कॉन्फिडेंस, ये जनरल एटीट्यूड के जे भई मेरे साथ तो नहीं ऐसा होगा। डिफेक्टिव सिस्टम, कोई ऐसा इल डिज़ाइन सिस्टम था या इल थॉट सिस्टम था जो अप्रोप्रिएट नहीं था, उसकी वजह से फ्रॉड हो गया। कोई चीज़ आपके कंट्रोल से निकल गई बाहर। क्रिमिनल इंटेंशंस, ये तो विलफुली होता है। तो कोई भी इस कैटेगरी में से अगर लेट्स सपोज़ कोई कोई किसी अगर एक फ्रॉड हुआ है, तो पहले तो वो उसे फिगर आउट करेगा कि ये किस वजह से हुआ है। फिर जब वो वजह आइडेंटिफाई हो जाएगी, फिर उस पे वो वर्किंग करेगा कि इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो ये चीज़ होती है। फिर ऑडिट सिस्टम शुड वर्क ऑन अ साइबरनेटिक सिस्टम। साइबरनेटिक सिस्टम से मुराद मेरी क्या है? साइबरनेटिक्स बेसिकली एक सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि रेगुलेटरी सिस्टम्स को एक्सप्लोर करता है। जैसे और ये रेगुलेटरी सिस्टम्स वो ह्यूमन्स में भी एक्सप्लोर करता है और मशीन्स में भी एक्सप्लोर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, एक इसकी मिसाल कैसी है, जैसे डोमेस्टिक थर्मोस्टेट होता है। वो एक मशीन है लेकिन वो उसको जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो ह्यूमन उसको भी वो करती है, वो ये कोशिश करती है कि जैसे जो टेम्परेचर है आउटसाइड एनवायरनमेंट का, उसको टेस्ट करती है और नेसेसरी जो एडिक्वेट एक्शंस हैं वो लेती है ताकि जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, जो डिजायर्ड सेट पॉइंट है उस पे रहे। मतलब ये वो सेंस करती है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या एक डिवाइस है सॉर्ट ऑफ, तो उसे बोलते हैं साइबरनेटिक्स। यानी कि सेंस करती है कि व्हाट मतलब ह्यूमंस और जो मशीन का रेगुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन में रेगुलेटरी सिस्टम, इसकी इट्स नॉट डिपेंडेंट के मतलब डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि ये सिर्फ किसी मशीन का ही रेगुलेटरी सिस्टम होगा, यानी कि वो सेंस करके रेगुलेट कर लेती है ऑटोमेटिकली, ये ऐसी मशीन है। इसी तरह साइबरनेटिक्स में भी यही होता है कि वो मतलब जो रेगुलेट कर लेते हैं, सेंस करके चीज़ों को रेगुलेट कर लिया जाता है। तो इस किस्म की चीज़ें, तो ये जो ऑथर हैं वो ये कहते हैं कि जो ऑडिटर है उसका भी काम यही होता है कि वो सेंस करता है चीज़ों को और उसको फिर रेगुलेट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम के मुताबिक उसे सेटल कर लेता है। तो ये बेसिकली उसका जो है वो ये चीज़ होता है। अब जैसे वो ये कहते हैं कि जो फंक्शन है ब्रेन का, वो भी यही है ना कि वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को रजिस्टर करता है। जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, डिफरेंट इवेंट्स हैं, डिफरेंट फीडबैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिसीजंस जो कि हो चुके हैं, वो उनको रिकॉर्ड करता जाता है। ये चीज़ सारी चीज़ें दिमाग में आती जाती हैं। फिर जहाँ जिधर जिस वक़्त ज़रूरत होती है अप्रोप्रिएट एक्शन ब्रेन जो है वो ले लेता है। तो ये भी इसी तरह ऑडिटर का भी काम होता है कि टाइमली और एक्यूरेटली रिपोर्टिंग करनी होती है विद अ व्यू टू एनेबलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग एक्शन, ताकि जो है वो फर्दर नुकसान से बचा जा सके। ठीक है? तो ये इसकी साइबरनेटिक्स की बात है। इसके बाद देखें डिस्कशंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डिस्कशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो डिस्कशन ऑब्वियसली एक ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट बना ली है, तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेगा, अपनी फाइंडिंग्स को बताएगा नहीं, जो कंसर्न पर्सनल है, और फाइनलाइज करने से पहले या उन्हें एडवाइस करने से पहले या कोई रिपोर्ट उसका अपने बारे उस इनके बारे में ओपिनियन देने से पहले, तो वो उसका मतलब उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हो सकते हैं। तो इसलिए उसको ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो डिस्कस करे पहले, सबसे पहले जो है एक कॉन्फिडेंस जनरेट करे उन लोगों के लिए बारे में जिनको उसने ऑडिट किया है। दूसरी ये कि कुछ हो सकता है कुछ पॉइंट जो है वो क्लैरिफिकेशन से सेटल हो जाएँ। कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको मतलब जिन पे डिबेट करनी पड़े, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिन जो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर डिस्कशन की जाए तो भी काफ़ी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। फिर फॉलो अप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट बना के दे देना यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। ऑडिट जो है वो एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो फॉलो भी करता है ऑडिट का, ताकि सिर्फ पॉइंट आउट कर देना इरेगुलरिटीज को या लैप्सेस को, यहाँ उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। ऑडिट रिपोर्ट विल बी मोर प्रोडक्टिव इफ देयर इज अ सिस्टम फॉर प्रॉपर फॉलो अप ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स, सो दैट व्हेनेवर द नेटवर्क ऑफ सिस्टम इज टू बी स्ट्रेंथेंड, जहाँ पर कभी कमी पेशी हो, ताकि जब वो अगली दफ़ा आए तो उन्हें वही चीज़ें दोबारा आइडेंटिफाई ना करनी पड़े, वही गलतियाँ रिपीट ना हुई हों। इसलिए ये फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम जो है वो फॉलो भी करता है। फिर एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं ऑडिटर से? एक्सपेक्टेशंस पे हम डिटेल में बात करते हैं अगली स्लाइड में। एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑडिटर से ये होती है कि वो अपना ओपिनियन जो है वो इम्पार्शियल होके देगा और ऑब्जेक्टिव ओपिनियन होगा उसमें, वो लंबी कहानी नहीं, टू द पॉइंट बात करेगा। और जो है वो फॉल्ट फाइंडिंग तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि फॉल्ट फाइंडिंग, लेकिन ये जो भी वो चीज़ आइडेंटिफाई करेगा उसके बारे में वो ऑब्जेक्टिवली उसको
नरेट करेगा और बताएगा अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज विद प्रॉपर रेफरेंसेस जो है वो कोट करेगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। उसका पर्पस ये नहीं है किसी को डिमोरलाइज करना। ऑडिटर का जो काम होता है वो किसी बंदे को पर्सनली टारगेट करना नहीं होता। वो ऑपरेशंस को जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का वो जो एक एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन रखने के लिए बस उसका काम होता है कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे। तो वो उसका टारगेट किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद रिपोर्टिंग ऑन पर्सनल है। गुड ऑडिटर शुड कीप हिज आइज ओपन टू सी द प्रोफेशनल एंड पर्सनल कंडक्ट ऑफ द बैंक एम्प्लॉयज। ऑब्वियसली ये भी एक ज़रूरी होता है, तो ये भी एक बात है। ऑब्वियसली ये देख के पता चल जाता है कि एक बंदे का लाइफस्टाइल और उसकी जॉब। अगर एक बंदा कैशियर है, उसकी सैलरी 15,000 रुपये है और उसके पास मतलब वो आ रहा है, उसकी ड्रेसिंग और उसके लाइफस्टाइल से लगता है कि वो किसी बहुत ही हाई प्रोफाइल उसका है, तो ये डाउट आता है ना दिमाग में कि कैसे ये। तो फिर इस चीज़ को भी वो फिर ये एक इनडायरेक्ट वे होता है आइडेंटिफाई करने का। और इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑडिटर्स की, वो देख लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले देखो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी हम लिस्ट आउट की है मैंने इसमें, और अगली स्लाइड में भी आपको दिखेगी, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड हैं बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान। तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो देखो साउंडनेस, एडिक्वेसी और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेटिंग कंट्रोल्स को जो है वो रिव्यू करना, इन्फॉर्म करना जो है वो मैनेजमेंट को, असरटेन करना द एक्सटेंट ऑफ कंप्लाइंस विद एस्टैब्लिश पॉलिसीज़, किस हद तक जो है वो फॉलो हो रही हैं पॉलिसी प्लान एंड प्रोसीजर्स। ये देखना किस हद तक जो कंपनी के एसेट्स हैं वो सेफ गार्ड हैं, वो लॉसेस से वो उनको अकाउंट फॉर किया जा रहा है, नोटेड है, वो दे आर कंसिडर्ड इन देयर बैलेंस शीट्स एक्सेट्रा इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। रिलायबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट डेटा ये भी सर्टेन करते हैं। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इन कैरिंग, अब देखो भी जो है वो जो रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई हैं उनकी क्वालिटी देखते हैं कि कैसे वो परफॉर्म की जा रही हैं, उनके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। ऑपरेटिंग इंप्रूवमेंट्स के मजीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है ऑपरेशंस में, उसको इम्प्रूव बढ़ाने करने के लिए अपनी वो देते हैं। तो बेसिकली काम बात ये है कि जो ऑडिटर्स है उसका रोल ऐसा है कि सारे के सारे एकेडमिक टूल्स हैं उसके पास, और उसका पर्पस ये है जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्क, ही वर्क्स फॉर द इम्प्रूवमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ द स्टाफ जो कि उधर काम करे कि भाई ठीक ठीक काम करें, और करेक्शन जो भी उनके पास जो ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड डायरेक्टिव्स, और फिर उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस है, इस सब का पर्पस ये होता है कि जो भी इंस्टेंसेस हो रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको जो भी उनको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी उनको टूल्स भी अवेलेबल फराहम किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों का अल्टीमेट एक पर्पस ये होता है कि वो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे। ठीक है, नो मैटर वेदर दे आर ऑडिटिंग मैन पावर, मतलब इट डजेंट मैटर कि वो किस जगह किस डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहा है, उसका एक ही उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि वो इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जो है वो डिस्पोजिशन होनी चाहिए उसकी टुवर्ड्स द ऑडिट। तो ये यहाँ तक हमने बात की। ये ऑडिटर से रिलेटेड इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे, बड़ी अच्छी इन्होंने एक कूजे में दरिया को बंद किया, बड़ा अच्छा इन्होंने ये आर्टिकल बताया। तो आई होप इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट।